हेलो गाइस, फिल्मी आंखें प्रेजेंटिंग बिलो ज़ीरो। इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में भागते हुए एक जख्मी आदमी को दिखाया जाता है जिसका पीछा कोई कर रहा होता है और वह जख्मी आदमी ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है। पीछा करने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि मुझे उस बच्ची के बारे में बता दो, पर वह जख्मी आदमी उसे नहीं बताता, इसलिए पीछा करने वाला आदमी उसे वहीं मारकर दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर मार्टिन को दिखाया जाता है जिसने आज ही जॉब ज्वाइन किया है और जॉब के पहले दिन ही उसे बहुत ही कठिन काम दे दिया जाता है जिसमें 6 कैदियों को उसे दूसरे जेल से अपने एक साथी के साथ शिफ्ट करना होगा। उन 6 में से 5 कैदी नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक कैदी जो कि रोमानियन होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी गैंग वाले उसे छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि रात में यहाँ से निकलना है और रास्ता बहुत ही सुनसान होगा क्योंकि उन्हें जंगल से होते हुए दूसरी जेल तक पहुँचना होगा और उन्हें मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि कोई भी उनका सिग्नल ट्रेस करके इन तक पहुँच सकता है, जिसमें हर कैदी के लिए एक अलग अलग कैबिन होता है। अब मार्टिन गाड़ी चलाता है और उसका साथी पीछे रहता है। मार्टिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से सब कुछ आगे से देख सकता है, साथ ही उसके पास एक वॉकी टॉकी भी होता है जिससे वह अपने साथी से बात कर सकता है। इनकी गाड़ी के आगे पुलिस की एक और गाड़ी होती है जिसमें 2 पुलिस हैं और अभी यह लगातार जंगल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं जंगल में हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस और कैदियों की गाड़ी को देखकर सड़क पर तार की काटियां बिछाना शुरू कर देता है। दरअसल वह उन गाड़ियों का इंतजार कर रहा था। आगे पुलिस की गाड़ी जिसके पीछे कैदियों की गाड़ी होती है। यह दोनों गाड़ियां लगातार जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं तो इनके आगे कोहरा छा जाता है और धीरे धीरे यह कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्टिन को अपने आगे चलती हुई पुलिस की गाड़ी दिखना बंद हो जाती है। मार्टिन उसे रेडियो पर वॉकी टॉकी की मदद से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और तभी उसकी गाड़ी कटी तारों के ऊपर चली जाती है जिस वजह से गाड़ी रुक जाती है। और अब मार्टिन का जो साथी होता है वह देखता है कि गाड़ी पेड़ों के बीच में है, इसलिए वह गाड़ी को देखने के लिए जाता है। अंदर सभी कैदियों को लगता है कि रोमानियन कैदी जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, उसके लोग उसे छुड़ाने के लिए आ गए हैं, लेकिन वह बताता है कि यह मेरे लोग नहीं हैं। यहाँ कैदियों में से एक कैदी का नाम रेमिज होता है जो यहाँ से सभी कैदियों के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। अब कुछ समय बाद मार्टिन अपने साथी को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए मार्टिन को जांच करने के लिए उतरना पड़ता है और जहाँ पर गाड़ी है वहाँ देखता है कि उसका साथी मर चुका है। तभी पेड़ों के पीछे से कोई इस पर गोलियां चलाता है और जल्दी से मार्टिन अपने साथी की जेब से गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। जहाँ पर कैदी है अब वह उस गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। वह देखता है कि दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, जिसके बाद वह उस आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है पर जल्द मार्टिन की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब वह रेडियो से हेडक्वार्टर को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका संपर्क नहीं हो पाता और अब गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर वह आदमी गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ग्लास बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए मार्टिन की जान बच जाती है। और अब वह समझ जाता है कि उसे गाड़ी के पिछले हिस्से में जाना होगा जहां पर कैदी है, तभी उसकी जान बच सकती है। वह जल्दी से गाड़ी के पिछले हिस्से में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। अब उस सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि अनजान आदमी जो इसके ऊपर गोलियां चला रहा था अब वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है। अब उन 6 कैदियों में से वह कैदी जिसका नाम रेमिस, जिसने यहाँ से भागने का प्लान बनाया है, उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया होता है, इसलिए वह मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है। मार्टिन किसी तरह से उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है जिससे वह डर जाता है। रेमिस और सभी को यह पता नहीं होता है कि उसकी गन में गोलियां नहीं हैं और अब वह अनजान आदमी जो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ है पीछे गैसोलीन डालकर आग लगा देता है। ना चाहते हुए मार्टिन को सबके दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जिसके बाद वो आग बुझाने के सिलेंडर से आग बुझा देते हैं। ये सब के चलते एक कैदी की मृत्यु हो जाती है। वहीं रेमिस सबकी हथकड़ियाँ खोल देता है और अब सब मार्टिन के आगे होते हैं। हालांकि मार्टिन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है
और कहता है कि सब अपने अपने कैबिन के अंदर चले जाओ क्योंकि अब आग बुझ चुकी है। अभी वह आदमी जो गाड़ी के अगले हिस्से में बैठा है वह मार्टिन के रेडियो से सभी कैदियों को बताता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की चाबी मार्टिन के पास है और वह उसी से दरवाज़ा खोल सकता है, और जिस गन से मार्टिन तुम सबको डरा रहा है उस गन में गोलियां नहीं है। यह बातें सुनने के बाद पांचों के पांचों कैदी मार्टिन के ऊपर हमला कर देते हैं। मार्टिन चाबियां वहीं गिराकर अपने आप को एक कैबिन के अंदर जान बचाने के लिए बंद कर लेता है। अब इन कैदियों में जो कैदी रोमेनियन होता है उसने चाबी को देख लिया होता है, इसलिए चाबी को उठाता है। पर अभी एक कैदी जिसका नाम नैनो है वह उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। अब यहाँ पर 4 कैदी बचे हैं। जिसने अब उस कैदी से चाबी को हासिल कर लिया है वह अपने साथियों से कहता है कि ये इसके लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। पर तभी वह अनजान आदमी जो ट्रक के आगे वाली सीट पर बैठा है रेडियो से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ नैनो के लिए आया हूँ, तुम्हें नैनो को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। नैनो उसकी आवाज़ पहचान जाता है। वह कहता है कि इसका नाम मिगुल है, इसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन बाकी के 3 कैदियों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है, वह सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं, यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वह सब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नैनो उस चाबी को निकल जाता है जो उसके पास थी जिससे दरवाज़ा खोल सकते थे। वही मिगुल इस गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में आ जाता है और टायर चेंज करने के सामान को लाता है क्योंकि कटी तारों के ऊपर से जाने की वजह से इस गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया है। अब वो गाड़ी का हीटर बंद करके उसे एसी चला देता है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब गाड़ी का टायर चेंज करने के बाद गाड़ी को यहाँ से आगे ले जाता है और सबसे पूछता है कि चाबी का क्या हुआ। तो प्रॉमिस कहता है कि नैनो ने चाबी को निगल लिया है, अगर तुम कहो तो हम इसे मारकर चाबी को निकाल लेंगे। पर ऐसा करने के लिए मिगुल मना कर देता है और वह कहता है कि मुझे नैनो जिंदा चाहिए। नैनो को उसके कैबिन में डाल दिया जाता है जहाँ पर मार्टिन है। नैनो यहाँ से सीसीटीवी कैमरे की तार निकाल देता है ताकि मिगुल यहाँ से सबकी एक्टिविटी को ना देख पाए। और अब नैनो यहाँ पर मार्टिन को बताता है कि मैं एक निर्दोष इंसान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर मिगुल ने फेक आरोप लगाए हैं और वहीं आरोप उसने मेरे दोस्त के ऊपर भी लगाए थे जो मेरे भाई की तरह था, पर मिगुल ने उसे मार दिया। कहानी की शुरुआत में जंगल में जिस जख्मी आदमी को मारा गया था वह नैनो का दोस्त है और उसे मारने वाला मिगुल था। दरअसल मिगुल एक लड़की के बारे में पूछ रहा था जो कि उन्हें नहीं पता है, इसलिए मिगुल ने उसे मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टिन के साथी को दिखाया जाता है जिसे मिगुल ने मार दिया था, पर वह अब भी जिंदा होता है। दरअसल वह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और अब जब वह होश में आता है तो वह पुलिस की गाड़ी से रेडियो से हेडक्वार्टर में संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। इसके बाद वह मिगुल की गाड़ी में चला जाता है। वह उसकी गाड़ी में देखता है कि इसके परिवार की फ़ोटो है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो भी होती है, साथ ही न्यूज़पेपर की कटिंग भी जिसमें लिखा होता है कि उस लड़की की डेड बॉडी को अभी तक नहीं ढूंढा गया। और अब यहाँ पर मार्टिन का साथी मिगुल की गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द वो कैदियों की गाड़ी तक पहुंच जाता है जिसे मिगुल चला रहा होता है। वहीं कैदियों के पीछे कुछ टूल्स मिलते हैं जिसे नीचे का ढक्कन खोल देते हैं ताकि सबके साथ यहाँ निकल सके। मिगुल देखने लगता है कि मार्टिन का साथी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह गाड़ी तेज़ी से चलाना शुरू कर देता है और मार्टिन का साथी अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे ले आता है। मिगुल उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है जिससे उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। मिगुल मार्टिन के साथी को देखने के लिए एक जोरदार ब्रेक लगाता है जिससे वो कैदी नीचे का ढक्कन खोलकर वहाँ से भाग रहा होता है। उसका सर पत्थर से टकराता है और वह वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब एक बार फिर से गाड़ी को यहाँ से लेकर आगे निकल जाता है। वह एक जमी हुई झील तक गाड़ी को ले जाता है। झील के बीचों बीच गाड़ी को रोकने के बाद वह गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी के नीचे गोलियां चला देता है जिससे अब वह गाड़ी धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर पानी भरने लगता है और तभी मार्टिन, जिसे पता है कि यहाँ से निकलने का एक इमरजेंसी डोर भी है, उस डोर के बारे में सबको बता देता है और अब डोर को खोल देते हैं जिसमें से सबसे पहले नैनो बाहर निकलता है। इसके बाद वहाँ पर एक और कैदी है जिसका नाम रेमिस है, वह भी बाहर निकल जाता है। एक कैदी की मृत्यु हो जाती है और अब मार्टिन, जो कि आखिर में बाहर निकलता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रेमिस उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करता है, उसे CPR देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और
मिगुल ने नैनो को भागते हुए देख लिया होता है, इसलिए वह घर के अंदर से उस पर गोलियां चलाता है। नैनो दीवार के पीछे छुप जाता है। मार्टिन, जो होश में आ चुका है, वह गोली की आवाज़ सुनकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह मिगुल के पीछे आता है और कहता है कि तुम्हें सरेंडर करना होगा। मिगुल कहता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपना न्याय खुद करूंगा। कुछ महीने पहले मेरी 13 साल की बेटी जो कि पार्टी में गई थी और उसके दोस्त ने उसे ड्रिंक की नशीली दवा मिला दी थी, जिसके बाद नैनो और नैनो के दोस्त ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी। इज्जत लूटने के बाद भी इन्हें उस पर तरस नहीं आया और उसकी जान ले ली। इन दोनों ने उसकी बॉडी को कहीं छिपा दिया है, जिसके बारे में इन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया। पुलिस को इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया। दरअसल नैनो को इस वक्त जो सज़ा हुई है वह एक छोटे मोटे जुर्म की वजह से हुई है, जबकि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। उसके लिए उसकी कोई सज़ा नहीं है और अब मिगुल उसी अपराध की नैनो को सज़ा देना चाहता है। साथ ही मिगुल यह भी जानता है कि उसकी बेटी को कहाँ दफनाया गया है। मार्टिन मिगुल से पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता है। मिगुल बताता है कि नैनो के दोस्त ने सब कुछ उगल दिया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने मेरी बेटी को कहाँ दफनाया है। वहीं नैनो देखता है कि मिगुल मार्टिन से बात करने में बिजी है, तो वह भागने की कोशिश करता है, पर मिगुल देख लेता है। वह उसके पैर पर गोली मार देता है। अब मार्टिन मिगुल के ऊपर हमला कर देता है, पर मिगुल किसी तरह से उसके हाथ को जख्मी करके उस जगह पहुंच जाता है जहां पर नैनो है। अब वह नैनो को पंच मारता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, और इससे पहले कि नैनो उसे बताता तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जिसके पास गन है। वह हवा में गन फायर करता है और कहता है कि नैनो को छोड़ दो। नैनो को मौका मिल जाता है तो वह पत्थर उठाकर मिगुल के सर पर हमला कर देता है। इससे मिगुल वहीं पर गिर जाता है और अब मार्टिन के पास लोडेड गन है, इसलिए इन दोनों को कहता है कि अगर तुम दोनों में से कोई भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ गया होता है, क्योंकि इन लोगों को कल रात से ढूंढा जा रहा था। और अब जब नैनो देख लेता है कि पुलिस का हेलीकॉप्टर आ चुका है तो वह मिगुल को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी, जिसके बाद हमने उसे मारकर उसकी बॉडी को कहीं दफना दिया है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी को हमने कहाँ दफनाया है। मार्टिन नैनो का बदला हुआ चेहरा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक नैनो यही बता रहा था कि मिगुल ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, वह निर्दोष है। और अब जबकि मार्टिन को सच पता चल चुका है तो नैनो के पैर पर गोली मारता है, जिससे नैनो वहीं पर गिर जाता है। मार्टिन नैनो से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मिगुल की बेटी को कहाँ दफनाया है तो मैं तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। नैनो डर से काँप रहा होता है। अब दर्द और डर से वह सब कुछ बता देता है कि हमने मिगुल की बेटी को एक फार्म के कुएं में दफनाया है, और फार्म का पता भी बता देते हैं। अब मिगुल को पता चल चुका है कि उसकी बेटी को कहाँ पर दफनाया गया है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो इन दोनों को पकड़ कर ले जाती है, और अब मिगुल जो कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहता था, वह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर पाएगा। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।